हमारे सेल्स डेथ हो जाते हैं जी। हमारे होम्योस्टेसिस को बैलेंस करने के लिए 1 करोड़ सेल्स रोजाना मरते हैं, 1 करोड़ सेल्स रोजाना पैदा होते हैं तकरीबन, ओके जी, अप्रोक्सीमेटली। सो इस सेल्स का बनना तो सेल साइकिल है, लेकिन इस सेल्स का मर जाना क्या है, दैट इज नोन एज एपोप्टोसिस, ओके जी। प्रोग्राम सेल डेथ, जो कि हमारी होम्योस्टेसिस को बरकरार रखने के लिए जो प्रोसेस है, जो सेल डेथ है, वो प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहा जाता है। दैट इज नोन एज द प्रोग्राम सेल डेथ। होम्योस्टेसिस को भी बरकरार रखना है क्या जी। ब्लड सेल प्रोड्यूस हो गया, रेड ब्लड सेल, उसके बदले में एक मरना होगा। तो जो मरना होगा वो किस जरिए से, किस प्रोसेस से मरना होगा, एपोप्टोसिस से मरता है जी। जो भी सेल मरता है प्रोग्रामली एंड जेनेटिकली एंड स्टिमुलसली, सो दैट इज ड्यू टू द एपोप्टोसिस। जो सडन मरता है, सडन, ओके जी, सडन सेल डेथ, यानी कि वो सडन जो कि इंजरी हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई हमारे सेल में, हमारे स्किन में वगैरह, और टिश्यू डैमेज हो गया, या हमारे हर जगह पर बॉडी में, और वो डैमेज टिश्यू हो गया, उसमें सेल्स मौजूद है, तो सेल्स डैमेज हो गए, इट मींस दैट सेल डेथ विल बी नेक्रोसिस, ओके जी। ये बड़ा भी हो सकता है, ह्यूज नेक्रोसिस एंड स्मॉल नेक्रोसिस, वी विल टॉक अबाउट दैट। एनाटोफेगी, हमारे सेल्स के अंदर बहुत से सेल ऑर्गेनेल्स है, उसको कहा जाना, दैट इज नोन एज ऑटोफेगी। फॉर एग्जांपल ऑटोफेगी में ये शामिल है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्सपायर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया वॉर्न आउट हो गया जी, ठीक है। वो वॉर्न आउट ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक और मेम्ब्रेन को अराउंड करेगा, सराउंड करेगा, and then lysosomes will be attached to that membrane. This will increase different types of enzymes, hydrolysis enzymes, and that hydrolysis enzymes will be kill up the mitochondria as well as the lysosome organelle. So that is known as autophagy. Okay, ji. Autophagy is known as the cell organelle death. Okay, ji. Worn out of and degradation of worn out cell organelle. एपोप्टोसिस के बारे में बात कर ले, प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस जी, वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। व्हाट इज द प्रोसेस, ओके जी। एपोप्टोसिस में सबसे पहले इसका प्रोसेस समझिए। हमारा सेल है, हमारा सेल है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स है, मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स में मुख्तलिफ एंजाइम्स है, लेकिन एंजाइम्स का जो जड़ है जिसमें मुख्तलिफ एंजाइम्स, बहुत कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स मौजूद है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का किस्सा यहां पर बहुत ज्यादा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेल है कि जिसके जरिए से एपोप्टोसिस होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस नोन एज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम सेल डेथ है, और ये तब होगा जब इसकी जरूरत पड़ जाए, किसी सेल का वक्त खत्म हो जाए। 120 दिन है रेड ब्लड सेल्स की, अब 120 दिन पूरे हो गए, इसका खत्म होना है, तो एपोप्टोटिक प्रोसेस के जरिए खत्म होगा जी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया से मुख्तलिफ एंजाइम्स खारिज होंगे, वो फिर एक प्रोसेस है। नाउ कमिंग टू द प्रोसेस, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम्स है, ये मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स के अंदर फ्लूइड है, और माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड में बहुत एंजाइम है, बहुत। लेकिन मैं इस दो एंजाइम का काम करूंगा, क्योंकि इस दो एंजाइम की जिम्मेदारी है एपोप्टोसिस करना, ओके जी। SMAC या इसका होमोलोगस डाइब्लो होमोलोगस मॉलिक्यूल है, और साइटोक्रोम सी जी, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे एपोप्टोसिस के। हाँ, करता क्या है जी, व्हाट इज SMAC एंड व्हाट इज साइटोक्रोम सी। ऐसा है जी कि हमारा फॉर एग्जाम्पल एक सेल डेथ होने वाला है, एक एपिथेलियल सेल डेथ होने वाला है, क्या होगा, दूसरे सेल से रिसेप्टर आएगा कि आपका वक्त खत्म हो गया, अब आपको मरना है। रिसेप्टर आकर तो उस साइटोप्लाज्म के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है उसके साथ अटैच होगा, और स्टिमुलस आएगा, और स्टिमुलस आकर माइटोकॉन्ड्रिया को कहेगा कि आप इन दोनों को रिलीज करें, आप इन दोनों को रिलीज करें। अब इसका क्या काम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों को रिलीज करेगा, ये दोनों जाकर AIF को इनहिबिट करेगा। AIF एपोप्टोसिस इनहिबिटर फैक्टर, ये एक मॉलिक्यूल है, ओके। इसका काम क्या है, ये दोनों
इस AIF को इनहिबिट करने वाला है। जब ये इनहिबिट हो गया तो AIF ने एक बदमाशी की हुई है कि इसने केस्पेसिस मॉलिक्यूल, सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएसिस मॉलिक्यूल को इनहिबिट किया हुआ है। और केस्पेसिस का क्या काम है? केस्पेसिस का काम एपोप्टोसिस करना और एपोप्टोसिस जारी करना है। लेकिन AIF ने इस पर घेरा रखा हुआ है और AIF इसको छोड़ता ही नहीं है केस्पेसिस को। क्यों? क्योंकि ऑर्डर नहीं आया अब तक। ओके जी। तो जब ऑर्डर आ गया कि अब इस सेल को बर्बाद और तबाह होना है, श्रिंक होना है, तो तब स्टिमुलस आकर माइटोकॉन्ड्रिया को कहती है कि अब इस सेल का वक्त खत्म हो गया। इन दोनों को, इस सेल को ये दोनों हार्मोन एंजाइम्स रिलीज कर रहे होंगे। SMAC एंड साइटोक्रोम सी रिलीज हो गई जी। ठीक है जी। साइटोक्रोम सी और SMAC रिलीज हो गया तो साइटोप्लाज्म में जाकर AIF को इनहिबिट करेगा। जब ये दरमियान से निकल गया तो केस्पेसिस आजाद हो गया। केस्पेसिस आजाद हो गया। अब इसको काम करना है, अब इसको अपना काम करना है। सबसे पहले केस्पेसिस सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएजेस एंजाइम्स। ओके, अब इसको ये काम करना है कि सबसे पहले हमारे साइटोस्केलेटन, जो कि जिसकी वजह से सेल स्ट्रक्चराइज्ड है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो डिग्रेड होंगे। वो प्रोटीन्स है एक्चुअली, और प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड्स है। और पेप्टाइड बॉन्ड्स पर ये हमला करेगा और वो इस पेप्टाइड बॉन्ड्स को खत्म करेंगे। प्रोटीन्स एमिनो एसिड में तब्दील होंगे। प्रोटीन्स आर जस्ट डिग्रेडेड ड्यू टू विच द सेल बिकम श्रिंक। क्योंकि स्ट्रक्चराइज तो सेल स्केलेटन ने रखा है। तो जब सेल स्केलेटन, साइटोस्केलेटन खत्म हो गया तो किस्सा खत्म। तो सेल श्रिंक हो गया, सेल सिकुड़ गया। और जब सेल सिकुड़ गया तो इसमें जो ऑर्गेनेलीज है उसका भी किस्सा खत्म, क्योंकि वो भी खराब हो गए। इसमें जो DNA क्रोमोसोम्स है उसका भी किस्सा खत्म, धजिया उड़ गए जी उनके भी, क्योंकि वो भी खराब हो गए। सेल श्रिंक हो गया तो इसमें जो कॉम्पैक्ट ऑर्गेनेलीज है वो भी खराब हो गए और वो सेल मेम्ब्रेन के जरिए से बाहर निकल गए। सेल मेम्ब्रेन भी पट गया। सेल में उसमें एपोप्टोसिस अब जारी है और सेल मेम्ब्रेन पट गया, बाहर निकल गया। जो भी बॉडीज बाहर निकल गए सेल मेम्ब्रेन से उसको एपोप्टोटिक बॉडीज कहते हैं, क्योंकि वो एपोप्टोसिस बॉडी प्रोसेस की वजह से बाहर निकले हैं ना जी। जब बाहर निकल गए तो मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स उसको कहा जाएंगे। एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ दैट एपोप्टोसिस, दैट इज द प्रोसेस। ओके जी। सबसे पहले क्या गया? स्टिमुलस आ गया, सेल पर अटैच हो गया सेल पर, और स्टिमुलस गया फिर माइटोकॉन्ड्रिया में SMAC, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंडेंट एक्टिवेटर ऑफ केस्पेसिस ये और साइटोक्रोम सी, ये दोनों रिलीज हो गए। इनने AIF को इनहिबिट किया, एपोप्टोसिस इनहिबिटर फैक्टर। ओके जी। और एपोप्टोसिस इनहिबिटर फैक्टर का काम क्या था? केस्पेसिस को इनहिबिट करना, केस्पेसिस को कंप्रेस रखना। और जब ये इनहिबिट हो गए, ये कांटे से खत्म हो गया तो केस्पेसिस आजाद हो गया। अब केस्पेसिस को साइटोस्केलेटन डिग्रेड करना है। साइटोस्केलेटन डिग्रेड हो गया, सेल श्रिंक हो गया, ऑर्गेनेलीज खराब हो गए और ऑर्गेनेलीज बाहर निकल गए। एपोप्टोटिक बॉडीज मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स के हवाले हो गए और वो ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफेजेस ने खा लिए। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। हमारे बदन में जो बातें कर रहा हूं इस वक्त भी एपोप्टोसिस प्रोसेस जारी है। मुख्तलिफ सेल्स में, मुख्तलिफ टिश्यूज ऑर्गन्स में लाखों करोड़ों सेल्स मरते हैं, लाखों करोड़ों सेल्स जिंदा होते हैं एक एक दिन के हिसाब से। ठीक है, एक एक मिनट के हिसाब से। देयर इज द प्रोसेस ऑफ करेगी। नाउ मैं इस माइक को देखता हूं क्योंकि इसमें आवाज आती है लेकिन ये बंद होता है फिर बार बार, ड्यू टू व्हिच आई एम सीइंग एंड फोकसिंग टू माइक जी। एपोप्टोसिस आ गया, एपोप्टोसिस प्रोसेस हो गया जी। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में SMAC है और साइटोक्रोम सी जी। साइटोक्रोम सी ये हार्मोन्स, ये एंजाइम्स जो कि मैट्रिक्स में पड़े हुए हैं, स्टिमुलस आया, ये रिलीज किया, इसने AIF को इनहिबिट किया और AIF ने केस्पेसिस को छोड़ दिया। केस्पेसिस साइटोस्केलेटन को श्रिंक किया और साइटोस्केलेटन को खराब किया, डिग्रेड किया और साइटोस्केलेटन और जो कि साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो गया, सेल श्रिंक हो गया और एपोप्टोटिक बॉडीज बाहर आ गए। दैट इज द स्टोरी ऑफ दैट। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू
द काज ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ये होता रहता है हमारे बॉडी में। जो भी सेल्स एक्सपायर होते हैं, जो भी सेल्स खराब हो जाते हैं, वो एपोप्टोसिस की वजह से खराब होते हैं। नेचुरली कुदरती अल्लाह ताला ने होम्योस्टेसिस को, इंसान के बदन को बैलेंस रखा है। जो सेल्स पैदा होंगे तो उसके बराबर सेल्स को तो मरना भी है ना, तो ये एपोप्टोसिस प्रोसेस की वजह से मरता है। और द प्रोसेस मैंने आपको तफसील से समझाया, एंड डिटेल्स पिक्चर्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन माय व्हाट्सएप चैनल, यू कैन सी आल्सो दैट। ओके जी। नेक्रोसिस इज द इंजरी या सडन सेल डेथ इज नोन एज नेक्रोसिस जी। Sudden cell death is necrosis. What is actually sudden cell death? The sudden cell death is known as the death which is just sudden. Okay? हमारा इन्फ्लेमेशन हो गया जी, यहां पर स्किन पर एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल टिश्यूज डैमेज हो गए। अब एपिथेलियल टिश्यूज डैमेज हो गए तो इसमें सेल्स भी डैमेज हो गए एपिथेलियल। तो जब सेल्स डैमेज हो गए तो यहां पर कुछ असरात जाहिर होते हैं। जब हमारी इन्फ्लेमेशन होती है तो सबसे पहले तो स्वेलिंग नजर आती है, वो फूल जाता है। दूसरी बार और दूसरा जो नजर आता है वो इस तरह नजर लगता है कि हमारे उस जगह की टेम्परेचर या गर्माइश कोई ज्यादा हो गई। तीसरा हमें नजर आता है वहां पर कुछ वो इन्फ्लेमेशन करता है, इन्फ्लेमेशन या दर्द करता है। वो भी एक सडन रिएक्शन है जो कि हमारे बॉडी की वजह से, बॉडी की तरफ से होती है इस इन्फ्लेमेशन को। और चौथा जब पस बनता है कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद, उस जगह पर पस बनता है और पस में डब्ल्यूबीसीज और डेड डब्ल्यूबीसीज और बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, किस वजह से आते हैं ये स्वेलिंग और टेम्परेचर इंक्रीजिंग, इन्फ्लेमेशन, पस। ओके जी। स्वेलिंग सबसे पहले तो जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो हमारे वेजोडाइलेशन होती है। हमारी जो वेजोडाइलेशन है, यानी कि हमारे जो रगे हैं वो कैपिलरीज डायलेट होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्रोफेजेस, ज्यादा से ज्यादा ल्यूकोसाइट्स, ज्यादा से ज्यादा डब्ल्यूबीसीज वगैरह और ज्यादा से ज्यादा वाटर इस तरफ फ्लो करे। सो डब्ल्यूबीसीज इस वजह से कि वहां पर जो भी बैक्टीरिया अंदर आए हैं किसी बाहर एनवायरनमेंट की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो उस बैक्टीरिया को किल करना किसका काम है? डब्ल्यूबीसीज का। तो डब्ल्यूबीसीज का इधर आना लाजिमी है। तो आना किस तरह होगा? ब्लड से, और ब्लड किस में आती है? कैपिलरीज में, और कैपिलरीज को डायलेट करना होगा, उसको आजाद करना होगा, जिसकी वजह से क्या होगा जी? वो वेसोडाइलेशन होगी और ब्लड ज्यादा आएगी। तो ब्लड ज्यादा आने की वजह से उस जगह पर स्वेलिंग होगी जी। स्वेलिंग किस तरह हुई? क्योंकि फ्लूइड, वाटर उस तरफ मूव कर रहा है, प्लाज्मा उस तरफ मूव कर रहा है, उसकी वजह डब्ल्यूबीसीज मूव कर रहा है। तो जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो वो ये आसार नजर आते हैं। स्वेलिंग होती है, टेम्परेचर ज्यादा होती है, इन्फ्लेमेशन और पल्स नजर आती है। स्वेलिंग किस वजह से होती है? क्योंकि बॉडी फ्लूइड, प्लाज्मा प्रोटीन्स में, ब्लड में यहां पर ज्यादा आ जाता है। टिश्यूज में जो फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो भी यहां पर ज्यादा रखलत कर लेता है। ठीक है जी। उसके अलावा टेम्परेचर इसकी ज्यादा होगी। क्यों? सडन रिएक्शन से, न्यूरॉन्स की वजह से इस जगह की टेम्परेचर भी ज्यादा होगी जब इन्फ्लेमेशन होगी। आप इमेजिन करिए, जब आपकी कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो आपकी सबसे पहले तो या वहां पर इन्फ्लेमेशन होती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन इसी तरह होती है कि वो या पेन तो करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, तो हिस्टामीन की वजह से, हिस्टामीन ये होती है सिक्रीट लीवर सेल्स के द्वारा, लीवर सेल्स की तरफ से ये एक रिस्पांस में सिक्रीट होता है। और ये रिस्पांस इसलिए होता है कि इन्फ्लेमेशन को बरकरार रख लिया जा सके, और उसके साथ साथ हमारे उस जगह की स्वेलिंग भी होती है, टेम्परेचर भी ज्यादा होती है, पस भी ज्यादा। तो 2-3 दिन बाद या कुछ दिन बाद, कुछ वक्त बाद पस उसमें जमा होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज आता है, जो भी बैक्टीरिया उसने किल किया है और उसके साथ वो खुद किल हुआ है डब्ल्यूबीसी, तो वो डेड डब्ल्यूबीसीज और डेड बैक्टीरियाज दैट मेक अ पस। ओके। और उसके साथ वाटर फ्लूइड्स वगैरह भी शामिल होते हैं उस जगह पर जहां इन्फ्लेमेशन हुई, क्योंकि ब्लड से वाटर आ गई है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वाटर आ गई है, उसके साथ साथ डब्ल्यूबीसीज में इस पस में शामिल है, उसके साथ साथ ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफेजेस डब्ल्यूबीसीज में आ गए, और उसके साथ साथ हिस्टामिन वगैरह ये भी शामिल है इस पस में।
तो ये पस तो फिर खुद भी खत्म हो जाता है या हम निकालते हैं. दैट इज द वे रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन एंड द प्रोसेस नॉन एज नेक्रोसिस. ये वो प्रोसेस जो कि इन्फ्लेमेशन को रिस्पॉन्स करता है या वो प्रोसेस जिससे सडन सेल डेथ होता है, दैट इज नॉन एज नेक्रोसिस. एंड ऑटोफेगी इज द सेल डेथ by the cell organelle death by lysosome. For example, endoplasmic reticulum ने वो मेम्ब्रेन वन आउट ऑर्गेनली से और सराउंड किया और फिर लाइसोसोम आ गया, वो सेकेंडरी बन गया और उसने एंजाइम रिलीज किया एंड दैट बिकम डिग्रेड. ओके जी, वो वन आउट ऑर्गेनली डिग्रेड ही हो जाती है. The most important topic, and you should remember that these two processes are most important. Otherwise, this is not most important. बस इस पर तवज्जो दे दीजिए कि एपोप्टोसिस प्रोसेस क्या है जी और नेक्रोसिस क्या है. नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस जो कि हमारे बदन में अब भी जारी है, और नेक्रोसिस जब हम इंजरी करते हैं, हम जख्मी हो जाते हैं. हमारी जख्म को बरकरार रखना, हमारे जख्म को सही करना, हीलिंग करना हमारे जख्म की वो होती है इन रिएक्शंस की वजह से. और जब हमारी जख्म हो जाती है तो उसमें सेल डेथ हो जाती है टिश्यूज में, तो वो सेल डेथ कहलाती है नेक्रोसिस. एंड दैट इज द वे दैट आई प्रपोजिंग यू दैट these all are the types of necrosis. Okay जी, apoptosis, necrosis and autophagy are the types of the cell death. This most important but a short lecture.